प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसको भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास। कई जगह इसको भारतीय शिक्षा के समसामयिक मुद्दे, समस्याएं और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। फिर यहाँ है भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, किस तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली रही है। जैसे हम चर्चा भी करते रहते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली अगर की बात की जाए तो वो है हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे प्राचीनतम शिक्षा प्रणालियों में एक है। और इसमें जो हम शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं, हमारा प्राचीन समाज, आर्य सभ्यता, जो लिखित तौर पर जिसके प्रमाण मिलते हैं, उस आर्य सभ्यता में जो वेदों की रचना हुई, वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और वेदों से ही उस समय का समाज संचालित होता था, वेदों के द्वारा बताए रास्ते पर ही चलता था। इसीलिए जो एक शिक्षा प्रणाली उस समय अपने स्वरूप में प्रकट हुई आई, उसको हम वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। हम संपूर्ण भारतीय शिक्षा के इतिहास और विकास को हम 3 प्रमुख चरणों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला चरण प्राचीन भारतीय शिक्षा का होता है, दूसरा चरण मध्यकालीन भारतीय या मुस्लिम कालीन भारतीय शिक्षा का होता है और तीसरा चरण आधुनिक भारतीय शिक्षा का कहा जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा की जब बात की जाती है तो प्राचीन भारतीय शिक्षा को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। मुख्य रूप से सबसे पहला भाग जो है उसको वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। जैसे हमने चर्चा भी की कि हमारा समाज वेदों के बताए रास्ते पर चलता था, सारी व्यवस्थाएं वेदों पर आधारित थी, इसलिए उस समय जो एक शिक्षा प्रणाली विकसित हुई उसको हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हमारी प्रथम शिक्षा प्रणाली थी और इसकी जो अवधि थी वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक ही अपने बेहतरीन स्वरूप में थी। और इसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के बाद भारत में एक और शिक्षा प्रणाली विकसित होती है। महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है। बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने वाले और उनके विचारों को आत्मसात करने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने एक नई शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया जिसे बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। ये प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की दूसरी शिक्षा प्रणाली थी। इसकी अवधि जो थी वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक इसकी अवधि थी। और इसके बाद जो शिक्षा प्रणाली, अब 1200 के बाद भारत में हमको जाना पड़ेगा थोड़ा हिस्ट्री की। अगर हम चर्चा करें तो 1200 ईस्वी के आसपास भारत की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था और पृथ्वीराज चौहान का 1191 में तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध होता है। उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। उसके बाद पुनः 1 साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो होता है युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है, एक नए धर्म की शुरुआत होती है और एक नए शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, जिसको हम मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन समय के नाम से जान सकते हैं। और उस समय जो शिक्षा प्रणाली एक विकसित होती है उसको मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसकी अवधि 1200 से लेकर 1700 तक अपने चरम पर थी। 1200 से लेकर 17 तक कई मुस्लिम शासक, जो प्रथम शासक जिसको माना गया वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। और प्रथम जो शासक था, मुस्लिम शासक था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गुलाम वंश का था। और गुलाम वंश से शुरुआत होते मुगल वंश तक भारत में मुस्लिम कालीन शासन प्रणाली चलती है। और उस समय जो शिक्षा प्रणाली होती है, जिसको हम मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसके बाद आधुनिक भारतीय शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के बाद आधुनिक भारतीय शिक्षा को हम अपनी सुविधा के अनुसार 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली। और तीसरा, स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली। जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली थी, वो लगभग 1700 से लेकर 1857 तक थी। 1857 में हमारे देश में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया। और उसके बाद जो शिक्षा प्रणाली यहाँ पर विकसित हुई, वो 1857 से 1947 तक की शिक्षा जो थी, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली हम कह सकते हैं। इसके बाद 1947 से आज तक की शिक्षा प्रणाली को हम स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब अगर हम इसके अंदर की चर्चा करें, ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली में क्या, जो एक समय था 1700 से लेकर 1857 तक, शिक्षा के क्षेत्र में क्या विशेष हुआ, इसकी अगर हम चर्चा करें तो इससे पहले हम जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को हर 20 साल पर एक आज्ञापत्र प्राप्त होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। उस आज्ञापत्र के आधार पर सारी व्यवस्थाएं भारत में संचालित होती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जब आज्ञापत्र आने वाला था, तो इसमें इस चीज़ को एहसास किया गया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो कार्य करने के लिए क्लर्कों की कमी है। ऐसे लोगों की कमी है भारत में जो हमारी भाषा को समझ सके, हमारे कार्यों को बेहतर ढंग से कर सके। इसलिए लोगों को शिक्षित करने की शुरुआत की जाए। और इसी के तहत अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख कार्यों में एक कहें तो सबसे पहला कार्य था कलकत्ता मदरसा की स्थापना। जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो, उसी की शुरुआत थी। अंग्रेजों का मानना था कि इतना बड़ा देश है, इतने सारे बहुसंख्यक हिंदू हैं, इनको हम खुश नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ चुनिंदा जो मुस्लिम हैं उनको अपने पाले में लाओ, उनको प्रसन्न करो। और कलकत्ता के मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए कलकत्ता में एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई, जिसको कलकत्ता मदरसा के नाम से जाना गया। और इसकी स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में किया। इसमें इस्लाम धर्म और संस्कृति के साथ साथ ईसाई धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। जब कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई तो धीरे धीरे करके जो भारत के बहुसंख्यक हिंदू लोग थे, उनमें भी धीरे धीरे इस बात की चर्चा होने लगी कि हमारे लिए शिक्षा संस्थान क्यों नहीं खोले गए। और इसका लोगों में धीरे धीरे ये चर्चा सरकार तक पहुंचने लगी और लोगों के बीच में इसका विरोध भी होने लगा कि अब हमारे लिए भी कोई एक कॉलेज खोला जाए। इसके लिए ठीक लगभग 10 साल बाद बनारस में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ये बहुसंख्यक हिंदुओं की नाराजगी को कम करने का एक प्रयास था। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जॉनेथन डंकन ने की। और इसमें हिंदू धर्म, संस्कृति और साहित्य के साथ साथ अंग्रेजी सभ्यता, संस्कृति और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। अब एक तीसरा प्रमुख इनका कार्य था कि जो कंपनी के अधिकारी थे, उनके कर्मचारी थे, उनके बच्चों को की शिक्षा व्यवस्था करने के लिए कलकत्ता में, जो कलकत्ता का उस समय का प्रसिद्ध कॉलेज था,
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है 1800 में, और उसके जो संस्थापक थे लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। 20 साल बाद हर 20 साल में एक आज्ञापत्र आता था, और ये 93 के बाद एक नया आज्ञापत्र आना था। 1793 के बाद एक नया आज्ञापत्र आना था, और उस आज्ञापत्र में 3 धाराएं जोड़ दी गई। जो आज्ञापत्र आने वाला था संशोधित होकर, उसमें 3 धाराएं जोड़ दी गई, और ये कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की छूट दी जाए। इसके साथ साथ भारतीयों को के जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही भारत के जिन राज्यों में, उन राज्यों की शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाए, और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था और उनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने के लिए दिए जाएंगे। और इसमें एक धारा 43 थी 1813 के आज्ञापत्र में, धारा 43 थी, उसमें ये चीज लिखी गई थी कि 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे। अब इसी धारा 43 को लेकर कुछ विवाद पैदा होता है, जिसे हम भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहा गया कि ये 1 लाख रुपये साहित्य और विद्वानों के संरक्षण एवं संवर्धन में खर्च किए जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि वो साहित्य जो होगा वो किस भाषा का होगा, और विद्वान जो होंगे वो किस भाषा को होंगे। इसी बात को लेकर विवाद, प्राच्य पाश्चात्य विवाद पैदा हो गया। सब अपने मनमाने ढंग से उसकी चर्चा करने लगे, और कोई साहित्य का मतलब अंग्रेजी भाषा साहित्य से करता था, और विद्वान का मतलब अंग्रेजी भाषा साहित्य के विद्वानों से करता था, और कोई कहता था कि साहित्य का मतलब देशी यहाँ के जो साहित्य है, अरबी, फारसी, संस्कृत, ये साहित्य है, इन साहित्य से और इन साहित्यों के विद्वानों से है। इसी साहित्य और विद्वान शब्द को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया था, और ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद बहुत लंबे समय तक चला। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी 2 भागों में वर्गीकृत हो गए, डिवाइड हो गए, एक प्राच्यवादी और दूसरे पाश्चात्यवादी। पूरा भारत 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक प्राच्यवादी और एक पाश्चात्यवादी, और पूरा ब्रिटेन पार्लियामेंट 2 भागों में डिवाइड हो चुका था, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। दोनों के अपनी अपनी सोच थी, कोई भारत की दृष्टि से सोच रहा था, कोई अपनी निजी दृष्टि और लाभ की दृष्टि से सोच रहा था। राजा राम मोहन राय आदि जो समाज सुधारक थे उस समय, वो पाश्चात्यवादी श्रेणी में आते थे। उनका मानना था कि भारतीयों को जब तक आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक भारतीयों का उन्नति करना संभव नहीं है। इसलिए वो पाश्चात्यवादी विचारकों को समर्थन कर रहे थे। इसके बाद मैकाले का विवरण पत्र 1835 में आता है। मैकाले जो था, अंग्रेजी भाषा का प्रकांड विद्वान था। वो कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उनको शिक्षा से संबंधित एक सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा। तो मैकाले ने अपनी रिपोर्ट 1835 में प्रस्तुत की, और शायद हम कह सकते हैं कि मैकाले की रिपोर्ट ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करती है। मैकाले को हम कह सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और मैकाले को, कि भारत में अंग्रेजी के जनक थे। मैकाले ने अपने रिपोर्ट में मनमाने ढंग से जो प्राच्य साहित्य और विद्वान थे या देसी विद्यालय चल रहे थे, उनकी खिलाफत की और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की चर्चा की, इनके पक्ष में तर्क रखे, जिससे एक नई शिक्षा नीति 1835 में बनी, जिसको मैकाले का विवरण पत्र के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद मैकाले के साथ एक और विद्वान थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उनको भी ये शिक्षा नीति तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एडम्स जिनका नाम था, एडम ने अपनी रिपोर्ट 3 चरणों में प्रस्तुत की, 35, 36 और 38। तो एडम रिपोर्ट को हम
1835, 1836, 1838 इस तरह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं शासित शिक्षा प्रणाली में, तो वुड का घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र की चर्चा करते हैं। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड ने शिक्षा के बारे में बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारी नई शुरुआत की। नई शुरुआतों में इन्होंने शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा कि आप यहाँ शासन कर रहे हैं, ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप यहाँ के शिक्षा केंद्रों को संचालित करिए। और अनुदान प्रणाली की शुरुआत की, विद्यालयों को, देशी विद्यालयों को अनुदान देने की शुरुआत की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। जन शिक्षा विभाग की इन्होंने स्थापना की थी। जन शिक्षा विभाग अलग एक विभाग के रूप में विकसित हुआ। शिक्षा का संगठन इन्होंने विकसित किया। वुड के पहले जो शिक्षा प्रणाली थी वो 2 ही स्तरों में मुख्यतः थी, प्राथमिक और उच्च। लेकिन वुड के आने के बाद शिक्षा प्रणाली को एक नया संगठन मिला, एक नया स्वरूप मिला। इसमें प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, इन चरणों में, इन संगठनों में विद्यालय का विकास हुआ। इस तरह के विद्यालय खोले जाने की शुरुआत हुई। ये 1854 तक जो शिक्षा प्रणाली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जा सकती है। और 1857 में एक क्रांति हुई भारत में जो असफल रही, लेकिन उस क्रांति को दमन करते हुए अंग्रेजों को बहुत समय लग गया। जो हर 20 साल पर जो आज्ञापत्र आता था उसको एक लंबा समय हो गया। और 1854 के बाद 1882 में फिर जो नई शिक्षा बनी, नया आयोग बना, वो ब्रिटिश संसद आधारित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आया, जिसको हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग, और इसके अध्यक्ष विलियम हंटर बनाए गए थे, इसलिए इसको हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो 1882 में जिसका गठन हुआ था। और इस आयोग में 20 सदस्य रखे गए थे। इस आयोग में 20 सदस्य थे और पहला आयोग कोई था जिसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसमें 20 सदस्यों में 7 भारतीय सदस्य भी थे। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने की बात कही थी। इसके बाद शिमला शिक्षा सम्मेलन होता है 1901 में, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड कर्जन करते हैं। फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में होता है। रैले महोदय जिसके अध्यक्ष होते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है 1904 में। फिर 1904 में ही कर्जन की शिक्षा नीति आती है। और गोखले विधेयक 1911, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किया जाता था। 1900 जो एक बड़ौदा राज्य था, बड़ौदा के जो राजा थे सयाजीराव गायकवाड़, 1906 से ही वो अपने यहाँ राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। उसी से प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजी सभा के सामने अपना विधेयक, गोखले विधेयक के नाम से जिसको जाना गया, 1911 में इसको प्रस्तुत किया। फिर इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार के लिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था वो अपनी कहीं ना कहीं जो मान्यता थी, जो लोकप्रियता थी, वो खो रहा था। उसमें बहुत सारी कमियां आ गई थी। उसको दूर करने के लिए एक आयोग बना जिसको कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम से, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। और लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति माइकल सैडलर उसके अध्यक्ष बनाए गए, इसलिए इसको सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में इसका गठन हुआ और 1919 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को। फिर 1919 से ही भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में
इसको मंजूरी मिलती है और 1921 से इसको लागू कर दिया जाता है। और उसमें हार्टांग समिति आती है। हार्टांग समिति 1927 में इसका गठन किया जाता है और 1929 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। गुड एवर्ट रिपोर्ट 1936 में उसका गठन किया जाता है और 37 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। फिर 22-23 अक्टूबर एक ऐसा समय आता है, 22-23 अक्टूबर 1937 में गुजरात के वर्धा नामक स्थान पर एक मारवाड़ी सम्मेलन होने वाला था और उस जो मारवाड़ी सम्मेलन होने वाला था उसके अध्यक्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, जो उस सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे और उन्होंने गांधी जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रखा था। गांधी जी को जब आमंत्रित करने गए तो गांधी जी ने कहा कि इसको क्यों ना एक शिक्षा सम्मेलन का स्वरूप दे दिया जाए, तो वो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना गया उसको। और गांधी जी ने सभापति के रूप में बोलते हुए हमारे देश की शिक्षा प्रणाली कैसी हो, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा प्रणाली जो अधिकांश भारतीयों की मुख्य शिक्षा थी, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे किन किन विषयों को, किन किन क्रियाओं को उसमें सम्मिलित किया जाए जिससे शिक्षा जीविकोपार्जन के योग्य बन सके, इसकी चर्चा करते हुए गांधी जी ने एक उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। और उस रूपरेखा को एक विस्तार रूप देने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया, जिसने 1937 और 38 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। फिर खैर समिति का गठन होता है 1938-39 में। नरेंद्र देव समिति प्रथम 1939 में। सार्जेंट की रिपोर्ट आती है 1944 में। तो ये जो समय होता है ये ब्रिटिश संसद आधारित शिक्षा प्रणाली का समय होता है। इसके बाद 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है और जो शिक्षा नीतियां बनती हैं वो स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। अब हम स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्र हो गए, हमारे पास संसाधन कम थे, आवश्यकताएं बहुत अधिक थी, तो इसलिए विचार किया गया कि जहां संख्या कम हो, जहां कम प्रयास से बेहतर बनाया जा सकता है, सबसे पहले उस पर कार्य करने की जरूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन बनाए गए। इसलिए अध्यक्ष के नाम पर इसको राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। 1948 में इसका गठन किया गया। ये उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इसका गठन किया गया था, उच्च शिक्षा की समस्याओं का पता लगाने के लिए इसका गठन किया गया था और 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी। इस आयोग में राधाकृष्णन जो प्रमुख अध्यक्ष थे, उनके साथ साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आर्थर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और डॉक्टर जेम्स प्रमुख सदस्य थे। इसके बाद इस आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा के बाद अगर कहीं पर सुधार की पहले जरूरत है तो वो है माध्यमिक शिक्षा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा से ही उच्च शिक्षा में बच्चे आते हैं और माध्यमिक शिक्षा में सुधार की बहुत जरूरत है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति और नरेंद्र देव सेकंड समिति 1952-53 में गठित की गई। ताराचंद समिति भी माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी हुई थी, जो 1948-49 में जिसका गठन किया गया था। और माध्यमिक शिक्षा आयोग का फिर गठन किया जाता है, जो 1952 में जिसका गठन किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग में का गठन माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु किया जाता है और उसकी कमियों का पता लगाने के लिए, उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका गठन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी बनाए जाते हैं, इसलिए इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1952 में इसका गठन होता है और 1953 में ये अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप देता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग के नाम से जिसको हम जानते हैं का गठन कर दिया गया। और जहां माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था वो केवल माध्यमिक शिक्षा के लिए था, वहीं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसका गठन यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी इनको शॉर्ट में हम कहते हैं, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया।
अध्यक्ष के नाम पर इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन 1964 में किया गया और इसने 1966 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। ये स्वतंत्र भारतीय शिक्षा का पहला आयोग था जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, तकनीकी की शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, अन्य बहुत सारी शिक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा इसमें की गई थी। पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था वो पहला आयोग था जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई थी और सभी की समस्याओं का पता लगाया गया था और उससे जुड़े हुए समाधान के बारे में सुझाव दिया गया था। इसके बाद हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की शुरुआत होती है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, फिर 1979 में और इसके बाद जिसको हम प्रमुख रूप से जानते हैं तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन आता है। सबसे जो चर्चित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ये 12 भागों में थी। इसने भारत की शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की, किस तरह से शिक्षा होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देश में सुधार के लिए जरूरी है, इसकी चर्चा विस्तृत रूप से की गई। और फिर 1992 में संशोधित जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसी का संशोधित रूप 1992 में आया, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। फिर हमारे देश में की पाठचर्या कैसी हो, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाए, इसके लिए कौन कौन से विषय रखे जाए पाठचर्या में जो हमारे वर्तमान समय में प्रासंगिक हों, जिनकी आवश्यकता हो और जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, ऐसे विषयों को स्थान दिया जाए। इसकी चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 प्रस्तुत किया गया, जिसमें पाठ्यक्रम के बारे में पूरे राष्ट्र में किस तरह के पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाए, कैसे विषय रखे जाए, किन किन चीज़ों को, क्रियाओं को स्थान दिया जाए, इसकी चर्चा हुई थी। फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन किया गया। 13 जून 2005 को इसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सैम पित्रोदा थे, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया और 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद भी बहुत सारे कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हुए थे, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी जो एकदम से नई आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अब इसमें हम जो प्रमुख इसके टॉपिक है, शीर्षक है, उनकी चर्चा करेंगे। हम अगले अपने लेक्चर में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से शुरू करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जो हमारी प्रथम शिक्षा प्रणाली है उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।